गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून नेहा शर्मा, नंदिनी शर्मा, स्वागत है आप लोगों का। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं जिससे कि ये क्लास जो है वो कंटिन्यू हो सके। विवेक फ्रॉम भिटारी। हेलो विवेक, कैसे हो? क्या चल रहा है गांव में? जानते होगे मुझे फिर तो। के बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। जय हिंद रुद्र प्रताप सिंह तोमर, स्वागत है आपका। अच्छा, हमारे रिलेटिव हैं। ओके। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं जिसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये क्लास डिस्कशन की है तो एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अनु तिवारी, स्वागत है आपका। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए मैं बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दूं। एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए तो अब एक काम करते हैं, हम लोग बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि इस क्लास में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज रहेंगे दो चीज़ों पर, दो टॉपिक पर। एक रहेंगे आपके मुगल्स और दूसरे रहेंगे आपके मराठा। ठीक है, तो मुगल एंड मराठा को हम लोग यहाँ एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, अनअकैडमी जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया का एक बहुत बड़ा लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के लिए हैं। जैसे कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हेलो रश्मि, तो आपको क्या बेनिफिट है कि आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। पहला बेनिफिट ये है आपका। दूसरा ये कि आपको इसमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलती है। तीसरा, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच कोर्स हैं, लाइक एमपीपीएससी के लिए एमपीपीएससी का, एमपीएसआई के लिए एमपीएसआई का बैच है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, यानी हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन के लिए पोल, कमेंट्स एंड क्विज होते हैं, जैसे कि अभी हम इंटरेक्शन करेंगे पोल के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अनअकैडमी का कि मान के चलिए आपने अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लिया है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। एग्जाम एग्जाम्पल के लिए वो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है एमपीपीएससी एवं व्यापम कैटेगरी में। तो जब आप इस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप इस कैटेगरी के जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, आप उन सबको देख सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कोर्स हो चाहे वो सिंगल कोर्स हो। सभी एजुकेटर की क्लास आप देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून फातिमा, अभिषेक एंड केसी चौधरी। वीडियोस को आप ऑफलाइन देख सकते हैं डाउनलोड करके और पीडीएफ में आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। कौन कौन से बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं अगर आप देखेंगे तो ये बैचेस जो हैं अभी स्टार्ट हुए हैं। एक मेंस का जीएस पेपर 2 स्टार्ट हुआ है 24 नवंबर से। 25 से आपका जो स्टार्ट हुआ है 10th मंथ का जो है प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग बैच है। ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएट हैं और वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें 2020 का जो है मतलब 2021 में होने वाली जो प्री परीक्षा है जो कि 2020 की रहेगी उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या शिवम, क्या पूछ रहे हो आप? गुड आफ्टरनून भारती। 2 ईयर का जो फाउंडेशन बैच है, 2 ईयर फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स मेंस विद आंसर राइटिंग सीरीज, ये 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और मेंस जीएस पेपर जो 3 है वो आपका जो है 60 डेज वाला बैच जो है वो 30 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा ये बहुत सारे बैचेस अभी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए अनअकैडमी आपके लिए क्या क्या फीचर्स लेकर आया है। लाइव क्विज का फीचर एक है आपका अनअकैडमी पर, जिसमें आप लाइव क्विज दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप क्रेडिट स्कोर जो है जीत सकते हैं। अगला जो है आप यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपके हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका एमपीजीएस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में या जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी, एसआई, कोई भी एग्जाम हो उनमें आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एमबीबीएससी अपने प्लस लर्नर्स को, जितने भी प्लस लर्नर्स हैं उनको एक करंट अफेयर्स की मैगजीन देता है और जिसका नाम है वर्चस्व। वर्चस्व जो है हर महीने 2 करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेंगी। ये उन बच्चों के लिए रहेंगी जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है। इसमें एमबीबीएससी एवं व्यापम एग्जाम के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। गुड आफ्टरनून आनंद, ठीक है। तो यह पत्रिका प्लस सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध होगी। अगर आपने प्लस लिया है तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। वर्चस्व बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है जिसमें आपका एमपी का और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। कौन कौन से एजुकेटर आपको इस कैटेगरी में पढ़ाएंगे, तो एमपीपीएससी और व्यापम कैटेगरी के जो टॉप एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर ऑफ एमपी, जिसमें हमारे शुभम गुप्ता सर हैं, पवन चौधरी सर हैं, अभिषेक सिंह सर हैं, यहाँ पर मैं हूँ, अमित शुक्ला सर हैं, ठीक है, रूप सिंह यादव सर हैं, प्रमोद सर हैं, अरुण सर हैं, रजत सर हैं, अभिषेक खरे सर हैं, ठीक है, श्याम सर हैं, जगमोहन सर हैं, साहिल कुरैशी सर हैं, गौरव शर्मा सर हैं। ये सारे जो है जी विवेक, टाइम टू टाइम रेगुलर क्लास लगती है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर लेना तो मैं आपको समझा दूंगा। गुलाब ठाकुर सर हैं, लोकेश सिंह सर हैं, विकेश तिवारी सर हैं, वरुण मुदगल सर हैं, भूपेश पालीवाल सर हैं और मुकेश कटारे सर हैं, लोकेश खावले सर हैं, गरिमा शर्मा मैम हैं, अमीषा जायसवाल मैम हैं और गौरव शर्मा सर हैं। ये सारे जो हैं आपको टॉप एजुकेटर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे। इनकी क्लासेस मिलेंगी आपको, इनके इंडिविजुअल कोर्स मिलेंगे, इनके बैच कोर्स मिलेंगे। अब आपको इसके लिए क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको अपनी कैटेगरी चुननी है एमपीपीएससी एवं व्यापम। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चुननी है एमपीपीएससी एवं व्यापम और उसके बाद आपको वहां पर एक फीस अमाउंट दिखाई देगा। 1 महीने का 1600 है, 3 महीने का 4000 है, 6 महीने का 7200 है और 12 महीने का है 8800 और जबकि 24 महीने की जो फीस है वो है 12800। इसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि है हरी10, क्या है हरी10, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको जो है इस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जो फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये 8800 घटकर आपके रह जाएंगे 7920 और ये आपके 12800 घटकर रह जाएंगे 11520। तो ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का जब भी आपको लेना हो आप इस रेफरल कोड को यूज करें। ये मेरा रेफरल कोड है। सबको समझ में आ गया ये? किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सभी को क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर मैं आपके सामने आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो लाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखिए कोर्सेज को यहाँ से इनरोल करना होता है, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन, मान के चलिए आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और जैसे ही आप किसी बैच को इनरोल करेंगे तो जैसे ही क्लास का टाइम होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का टाइम फिक्स होता है। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये बात आज ही एक नया फीचर्स ऐड हुआ है तो प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आज से जब भी कोई नया लर्नर आएगा, आज से जब भी कोई न्यू लर्नर अनअकैडमी पर आएगा, मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है जिसने जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे ही ऐप डाउनलोड करेगा अनअकैडमी द लर्निंग ऐप, उसके बाद क्या होगा, आप जब वो बच्चा जो है फ्री क्लास देखना चाहेगा, फ्री लाइव क्लास जैसे कि स्पेशल क्लास होती है या फ्री जो कोर्सेज होते हैं उनको वो पढ़ना चाहेगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा। ये रेफरल कोड हमारा रेफरल कोड रहेगा जो कि है हरी10। मान के चलिए, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसको आपने बताया कि अनअकैडमी से आपको पढ़ना है,
तो आपने आपको दोस्त को बताया कि वो उसको क्या करना है कि अनअकैडमी द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जैसे ही वो फ्री लाइव क्लास देखेगा या फ्री कंटेंट कुछ देखेगा, तो वो तब तक कोई क्लास या तब तक कोई कोर्स नहीं देख पाएगा जब तक वो रेफरल कोड को एंटर नहीं करेगा। तो हर नए स्टूडेंट को एक रेफरल कोड एंटर करना है, ध्यान रखना है। आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जितने भी नए बच्चे हैं, अगर वो रेफरल कोड एंटर करेंगे तभी वो किसी की फ्री और लाइव क्लास देख पाएंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी अनअकैडमी पर है उनको ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो हरि 10 अनंत आप भी बताइएगा, बाकी सब लोग जितने भी हैं आप अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि जितने भी नए स्टूडेंट अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे उनको इस रेफरल कोड को यूज करना है, क्योंकि अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो फिर आप अनअकैडमी की क्लास को नहीं देख पाएंगे। ये मतलब आपका एक तरीके से एंट्री वाला कोड है, ये एक बार डाउनलोड करना है, एक बार डालना है, इसके बाद फिर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए कोई नया स्टूडेंट आया है, उसने ऐप डाउनलोड किया है, फिर एक बार ये कोड डालेगा, उसके बाद आपको दोबारा ये नहीं डालना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके अनंत, ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ये नए बच्चों के लिए, वरना उनको दिक्कत होगी। चलिए, तो आज की जो क्लास है हम शुरू कर रहे हैं, और मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूं, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। तो ये रही आपकी पीडीएफ। पीडीएफ में हम लोग आज का जो टॉपिक है वो मराठा एवं मुगल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपसे कोऑपरेट चाहूंगा, क्योंकि जो पीडीएफ की इंक है वो शायद आपको विजिबल थोड़ी सी कम हो, तो प्लीज आज कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। सो देखते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने रख रहा हूं, और उसके बाद जो है आपको पोल में आंसर करना है। आंसर केवल पोल में ही दीजिएगा प्लीज। आंसर क्या करना है आपको? पोल करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या आप लोगों को दिख रहे हैं ये विकल्प? नहीं दिखेंगे तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्वास, सूबा और सरकार। अब आपको पोल में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, पहला ऑप्शन है अहर, विश्वास, ठीक है, और विश्वास था, और सूबा और सरकार। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ओ माय गॉड, बहुत सारे बच्चे जो हैं फंस गए इसमें, और पहले क्वेश्चन में ही उन्होंने गलत आंसर दे दिया। ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसको देखकर। जिले का जो नाम है, पोल आया था, जिले को सरकार कहा जाता था, याद है आप सबको? जिले को मुगल काल में सरकार कहा जाता था, जबकि जो सूबा है वो प्रांत का नाम था, यानी स्टेट का नाम था। प्रांत या स्टेट किसको कहते थे? सूबा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सरकार होगा, यानी मुगल और मुगल और सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में सरकार क्या होता था? एक जिले का नाम होता था। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने पढ़ा होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा इसे जनरेट किया गया था, इसे बनाया गया था। उससे पहले सरकार नामक इकाई नहीं होती थी। सरकार नामक जो इकाई है किसने बनाई थी सबसे पहले? शेरशाह द्वारा, जिसे अकबर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और उसे आगे बढ़ाया गया था। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है, यानी मुगल प्रशासन में सरकार जो है वो जिले का नाम था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। मुगल काल में सेना का प्रधान, चीफ ऑफ द आर्मी, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सहनाए पील, मीर बख्शी, वजीर और सेवोहेनिगार। तो आपको पोल में आंसर बताना है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं आज आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। मुगल एंड मराठा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको प्रीलिम्स में और आपको बाकी एग्जाम में हेल्प देंगे। तो मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था उसे कहते थे क्या? मीर बख्शी। क्या कहते थे? मीर बख्शी। आपने सुना होगा, मीर बख्शी जो है एक तरीके से सेनापति होता था, जिसका नाम होता था मुगल काल में मीर बख्शी। यही वो होता था जो सेना का प्रधान होता था, यही सैनिकों को भर्ती करता था, यही सैनिकों की ट्रेनिंग करवाता था, और इसी के द्वारा सैनिकों को एक हस्ताक्षर करने के बाद एक पत्र दिया जाता था, जिसे सैनिक ले जाते थे, और उसके बाद उन्हें सैलरी मिलती थी। यानी मीर बख्शी जो है मुगल काल में सेना का प्रधान होता था। सबको समझ में आ गया? मेरा यहाँ एक प्रश्न है, कितने लोगों को क्लियर है? क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं एडिशनल चीजें आपको बताऊंगा। सबको क्लियर है? क्या बात है, जो बाकी के बच्चे हैं वो चुपचाप है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट करूं कि नहीं करूं।
चलिए, तो एक प्रश्न का जवाब बताइए फिर आप। मुगल काल में अगर सेना का प्रधान जो है वो मीर बख्शी था, तो सल्तनत काल में सेना के प्रधान को क्या कहते थे? सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत में सेना का प्रधान क्या कहलाता था? रॉन्ग रश्मि। और बोलो, कोई तो बताओ। शाबाश, आरजे मुमालिक होता था। क्या कहते थे? आरजे मुमालिक। दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था, और आज आरजे मुमालिक जो है वो सेनापति होता था। याद आया? आरजे मुमालिक जो है वो सल्तनत काल में सेनापति को कहते थे, जबकि मुगल काल में सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। देखो, अगर आप लोग बोलोगे नहीं, आप लोग बताओगे नहीं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको एडिशनल चीजें कैसे बता पाऊंगा? देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीलिम्स में आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में सेनापति को क्या कहते हैं, दैट इज मीर बख्शी। अगर पूछा जाए सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत में सेनापति को क्या कहते हैं, आरिजे मुमालिक। बलबन का नाम सुना है आप लोगों ने? बलबन, वही रक्त एवं लौह की नीति वाला, राजत्व का सिद्धांत वाला। बलबन के द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, और उसका जो हेड होता था उसे कहते थे आरजे मुमालिक। आरजे मुमालिक मतलब सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब, मैं भैया आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लाया हूं, अगर आप समझ रहे हैं तो। मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? आंसर, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार का अधिकारी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए, मुगल काल में मुहत्सिब कौन होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे समझ लीजिएगा। देखिए, मुगल काल में मुहत्सिब जो होता था वो एक लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी, जो लोगों के आचरण पर नजर रखता था। अब लोगों के आचरण पर मतलब क्या है? लोगों के आचरण से मतलब है कहीं लोग ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे हैं जो इस्लाम के विरोध में हो। किसके विरोध में हो? इस्लाम के विरोध में हो। शायद अगर आपको याद हो, इस अधिकारी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई थी, याद है? औरंगजेब। और औरंगजेब द्वारा इसको काम दिया गया था कि आपको देखना है कि कहीं कहीं राज्य में गैर इस्लामी कार्य तो नहीं हो रहे हैं। तो औरंगजेब द्वारा गैर इस्लामी कार्यों को रोकने के लिए मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। और औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया था, तो इन्हीं को दिया गया था। किनको दिया गया था? मुहत्सिब। यानी मुहत्सिबों के माध्यम और सूबेदारों के माध्यम से ही औरंगजेब ने मंदिरों और पाठशालाओं को तुड़वाया था। कहां से हो आकाश? ग्वालियर से हो क्या? नमस्कार प्रंसु। चलिए, कौटिल्य के हो क्या? मुगल प्रशासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था तांबे का सिक्का? तो आपको बताना है, रुपया, दाम, टका और शमसी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तुम लोग क्या कर रहे हो आज? क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा सी लगा रहे हो। सी किस आधार पर लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सी क्या सोचकर लगाया? ये तो चांदी का सिक्का था ना भैया। किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था ना ये। था कि नहीं था? तो जब आप जानते हो कि टका चांदी का सिक्का था, तो वो तो दाम के बारे में पूछ रहा है ना। तांबे का सिक्का, और तांबे का सिक्का किसे कहते थे? दाम को कहते थे। किसको कहते थे? दाम। तो दाम जो है वो तांबे का सिक्का होता था। ये जो है मुगल प्रशासन में चलता था। अगर मैं बात करूं इस दाम का जो प्रचलन है पहली बार किसने किया था, तो शायद आपने नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा सिक्कों को नवीन तरीके से ढाला गया था, और शेरशाह द्वारा सोने, चांदी और तांबे के नए नए सिक्के चलवाए गए थे। सोने का सिक्का चलवाया था जिसे कहते थे असरफी, चांदी का सिक्का चलवाया था जिसे कहते थे रुपया, और तांबे का सिक्का चलवाया था जिसे कहा जाता था दाम। दाम जो कि 380 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का होता था? सस्ती धातु थी, इसलिए इसमें ग्रेन ज्यादा होता था। तो राइट आंसर क्या है आपका? दाम है,
क्योंकि इसमें वो आपसे पूछ रहा है तांबे का सिक्का, जबकि आप लोग ज्यादातर लोगों ने क्या बताया, टका। टका इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया चांदी की एक करेंसी थी, ठीक है। ये जो टका है, टका बिकम रुपया, आगे चल के शेरशाह सूरी के द्वारा, देखिए क्या था मैं आपको बताऊं। टांका जानते हो, टांका गोल्ड में लगता है, टांका आपने एक वर्ड सुना होगा, टांका जानते हो ना, सब दूसरी धातु को मिला देते हैं। तो क्या होता था कि जो पहले चांदी के सिक्के चलते थे बिफोर शेरशाह, शेरशाह से पहले जो चांदी के सिक्के चलते थे वो मिलावट होते थे, उनमें प्योर चांदी नहीं होती थी। लेकिन जब शेरशाह के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, नई करेंसी चलाई गई थी, उसमें उसने क्या किया था कि चांदी को प्योर कर दिया था सिक्के में, और उसका नाम रखा था रुपया। तो टका बिकम रुपया, समझ में आया, यानी रुपया को शेरशाह से पहले टका कहा जाता था। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ, चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पूछा है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आपको ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अकबर, हुमायूं, जहांगीर। ऑप्शन आज अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इंक उनकी सही नहीं है, तो आपको बताना है अब। इसमें तो आप लोग जो है बैलेंस नहीं कर पाए। वेरी गुड नेहा, आकाश, राम बाबू, नंदिनी, आशीष। चलिए कोई, बहुत सही। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में मैं आपको ले चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। मुगल शैली का जो प्रारंभ है चित्रकला की, या मुगल काल में चित्रकला का जो प्रारंभ है, वो हुमायूं द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, किसके द्वारा शुरू किया गया था, हुमायूं द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। हुमायूं द्वारा प्रारंभ करने के बाद अकबर द्वारा इसका विस्तार किया गया, अकबर द्वारा इसे क्या किया गया, इसका विस्तार किया गया, यानी अकबर द्वारा चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जब महत्वपूर्ण भूमिका अकबर के द्वारा निभा दी गई, तो अब जो बचा खुचा और रहा काम था वो किसके द्वारा कर दिया गया, जहांगीर। तो जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो उसने इस चित्रकला को टॉप पर पहुंचा दिया, किस पर पहुंचा दिया, चित्रकला को टॉप पर पहुंचा दिया। और इसीलिए चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, गोल्डन एरा जो है, वो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। ऐसा क्या किया था, तो सारे पहलू बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। बाबर का नाम सुना है आपने, थोड़ा सा धैर्य के साथ मेरी 2 मिनट की बात सुन लीजिए। बाबर जो था, भारत आया, 4 युद्ध लड़े और फिर 1530 में वो मर गया। तो जब वो मर गया तो उसके समय में भारत में मुगल चित्रकला प्रारंभ नहीं हुई थी, तो इसमें बाबर तो ऑप्शन में है ही नहीं, पहली चीज, ठीक है, हटा दिया हमने। हुमायूं, आपको याद होगा, हुमायूं, हुमायूं को शेरशाह के द्वारा भारत से खदेड़ दिया गया था कन्नौज के युद्ध में। चौसा में पहले हारा, कन्नौज में हराने के बाद वो सिंध चला गया था, 15 वर्षों के लिए भटकता रहा, और उसके बाद वो ईरान चला गया था। जब वो ईरान से लौटा, कहां से लौटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हुमायूं जब ईरान से लौटा तो अपने साथ 2 चित्रकार लेकर भारत आया था, और उसी के समय भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का आंसर हुमायूं होगा। क्या होगा, हुमायूं वॉज द राइट आंसर, कि हुमायूं के समय मुगल चित्रकला प्रारंभ होती है। फिर क्या किया अकबर ने, अकबर ने क्या किया था कि चित्रों की एक पूरी की पूरी एक गैलरी तैयार करवाई थी, और शायद उसका नाम आपने सुना होगा, हमजा नामा। हमजा नामा एक तरीके से चित्रशाला थी पूरी की पूरी, और इसको बनवाया था अकबर के द्वारा। इसमें एक ईरानी सेना नायक या ईरानी एक बहादुर एक योद्धा था, हमजा उसकी कहानी थी, उसको चित्रों के माध्यम से अकबर के समय दर्शाया गया। अकबर के समय दसवंत, बसावन जैसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इसने चित्रकला के विकास को आगे बढ़ाया। फिर क्या होता है, जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने चित्रकारों को अपॉइंट किया। अपने यहाँ पर एक आगरा में चित्रणशाला खुलवाई थी आगा रजा के नेतृत्व में, और इसकी आदत क्या थी, ये कैसे भी चित्र हो उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर खरीद लेता था। दूसरा, जहांगीर ने क्या किया था कि चित्रों में एक नई चीज शुरू की थी, प्रकृति के चित्रों को बनाना, जैसे कि पेड़ पौधे, इस तरीके से। तो बहुत सारा जो डेवलपमेंट जहांगीर के समय हुआ, उसने चित्रकारों को संरक्षण दिया, कोई भी चित्र किसी ने बनाया हो उसे ऊंचे दामों में वो खरीदा करता था। इसकी वजह से जहांगीर के समय चित्रकला टॉप पर पहुंच गई। अब जब कोई चीज टॉप पर पहुंच जाएगी तो उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो उसके ऊपर वो फिर नीचे आएगी। तो जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां ने इसको थोड़ा स्टेबल रखा,
और जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा, औरंगजेब को तो इंटरेस्ट ही नहीं था, तो औरंगजेब के समय चित्रकला औंधे मुंह गिरना स्टार्ट होती है, और वो जैसे ही गिरती है गिरती है गिरती है गिरती जाती है। तो अगर ये प्रश्न बने कभी कि मुगल चित्रकला का पतन किसके समय प्रारंभ हुआ, तो आंसर आप दे दोगे, मुझे ऐसा लगता है सुनने के बाद। गुड मॉर्निंग क्यारा, गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, स्वागत है आपका। आंसर कर पाओगे आप? कोई बात नहीं आकाश, सुबह बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या परेशानी है आकाश इसमें? परेशानी क्या इसमें आपको? तो फिर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसका आंसर समझ में आया आपको, हुमायूं क्यों होगा? चलिए, द नेक्स्ट, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ, मध्यकाल में बटाई शब्द का शब्द जो है उसका अर्थ क्या था, ये पूछा गया। ऑप्शन: धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन का कर, संपत्ति कर, क्या था ये आपको बताना है। और योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब आपका प्रश्न शुरू होता है, आपको आंसर करना है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? चलिए, एक सेकेंड। आप सब लोगों ने बटाई शब्द सुना होगा, आप सब लोगों में बहुत सारे लोग गांव से होंगे। कितने सारे लोग हैं जो गांव से हैं, जिनकी जमीन है? और अगर आप गांव से हैं और आपकी जमीन है तो आपने सुना होगा हम खेती को आज भी बटाई पर देते हैं। बटाई सुना है? इसके तीन तरीके होते हैं: लंक बटाई, रास बटाई, और एक होता है खेत बटाई। सुना है आपने? ये लगान निर्धारण का एक तरीका है। क्या था? लगान निर्धारण का एक तरीका था। और इसमें क्या होता है, एक होता है खेत बटाई, एक लंक बटाई, और एक होता है रास बटाई। तीनों में डिफरेंस जानते हैं आप? अगर पूछा बटाई कितने प्रकार की होती थी, तीन प्रकार की। एक खेत बटाई, दूसरा लंक बटाई, तीसरा रास बटाई। तीनों को बता रहा हूं, एक सेकंड लगेगा, सुनिएगा। मान के चलिए ये आपका खेत है, और इस खेत में आपकी फसल खड़ी है, राइट? ये खेत था, इसमें आपकी फसल खड़ी है। अब राजा आया। आकाश कौटिल्य के स्टूडेंट हो गया आप? ठीक है, आकाश ने लिखा है, वही आंसर है। इसमें क्या होता था, खेत बटाई में क्या होता था कि खड़े खेत, जो फसल खड़ी होती थी खेत में, उसको डिवाइड कर लिया जाता था। लंक बटाई में क्या होता था कि खेत से फसल काटने के बाद बांटा जाता था। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और तीसरा होता था रास बटाई। इसमें क्या होता था कि जब फसल कट गई और उसमें से अनाज और भूसा अलग हो गया, तो अनाज अलग हो गया और भूसा अलग हो गया, तब बांटते थे अनाज को, तो उसे कहते थे रास बटाई। रास आज भी कहते हैं गांव में, सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत बाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, यानी औरंगजेब इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? सी। अरे यार क्या हुआ? नहीं, सी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। तुम लोग मेरी बातों में मत आया करो, मैं तो गलत बताता हूं। ठीक है, औरंगजेब जो है वो बीड़ा बजाने में दक्ष था। आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी हैरानी होगी कि औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद दरबार से सभी नाचने गाने वालों को भगा दिया था। पढ़ा है ना सबने? क्योंकि वो ये कहता था कि संगीत जो है वो कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। तो उसने सभी नाचने गाने वालों को दरबार से निकाल दिया था। लेकिन खुद को जो है संगीत में वीणा बजाना बड़ा पसंद था। वो वीणा बजाकर आनंद लिया करता था वीणा का। समझ में आया ये प्रश्न आपको? चलिए,
अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। तानसेन है, गलत लिखा है। तानसेन का जो मूल नाम है वो आपको बताना है क्या था इनमें से दिए गए ऑप्शन में से। तो आप बताइए, तानसेन का वास्तविक नाम मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर क्या था? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। तो तानसेन आप सब जानते हैं कि ग्वालियर के पास बेहट के थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे थे। इनके जो संगीत गुरु थे उनका नाम था स्वामी हरिदास। क्या नाम था? स्वामी हरिदास के ये शिष्य थे जो वृंदावन में रहते थे। अकबर ने स्वामी हरिदास को अपने यहाँ बुलाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो जो है वृंदावन में ही रहते थे, वहीं गाते थे, उनके गुरु का नाम था। ठीक है। तानसेन के दूसरे जो गुरु थे वो मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस उनके धार्मिक गुरु थे, जबकि उन्होंने संगीत जो है वो स्वामी हरिदास से सीखा था। ठीक है। तीसरी चीज ये थी कि ये सबसे पहले जो तानसेन है वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ये सब आपको पता है। और उसके बाद जो है रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से फिर ये अकबर के यहाँ पहुंचे और अकबर के यहाँ इन्होंने तमाम रागों की रचना की और अकबर के नवरत्न बने। ये हैं तानसेन। इनका जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ था और वहीं पर जो है तानसेन समारोह होता है। अब मेरा आखिरी प्रश्न है कि तानसेन की समाधि कहाँ पर है, ये आप बताइए। गुड आफ्टरनून आनंद। बेहट में नहीं है, चंदेरी में नहीं है आकाश, ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का जो मकबरा है उसके बगल से, मोहम्मद गौस जो इनके गुरु थे उन्हीं के बगल से इनकी समाधि बनी है। तो लोगों को लगता है कि मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है जबकि तानसेन का नहीं है। तो तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। चलिए जी, हजीरा। विवेक, क्या ग्वालियर में रहते हो कि गांव से ही पढ़ रहे हो? अगला क्वेश्चन आपका, गुलवदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी? वो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की। चलिए, आंसर आप लोगों के थोड़ा सा कम आ रहे हैं। 40% लोगों का आंसर सही है। बाबर की बेटी थी। शायद आपको पता हो इन्होंने क्या लिखा है, पता है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना की थी और हुमायूं के बारे में बताया था। ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। सबको पता है ना? हुमायूं अकबर की कौन लगेंगी? चलो, द नेक्स्ट, अनवरे सुहैली। अनवरे सुहैली या अनवरे सुहेली कहते हैं वैसे, नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? आपको बताना है पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर। बताइए। अनवरे सुहेली जो है नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? और आपको यह भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका अनुवाद किसके समय हुआ था। इसका अनुवाद किसने करवाया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बढ़िया। नेहा, नंदिनी, राम बाबू, धर्मेंद्र, अंबर, आकाश, रुद्र प्रताप सिंह, निक्की। निक्की तुम बहुत पीछे हो, क्या बात है? आशीष मिश्रा, यार तुमको क्या हुआ? बहुत पीछे चल रहे हो तुम लोग, टॉप 10 में भी नहीं हो। चलो, अनवरे जो सुहेली है वो एक्चुअली में पंचतंत्र का नाम था। पंचतंत्र जिसकी रचना की थी विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा का एक कहानी संग्रह है। ये विश्व में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इसमें 5 कहानियां हैं, इसे पंचतंत्र कहते हैं। जिसमें आपने एक सुना होगा, एक चालाक लोमड़ी की भी कहानी है। इस पुस्तक का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया गया था। संस्कृत का संस्कृत से किसमें अनुवाद करवाया गया? फारसी में। तो ये अनुवाद करवाया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा इसको फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था। और इसके जो ट्रांसलेटर थे उनका नाम था इनका नाम था अबुल फजल। किसने किया था?
अबुल फजल द्वारा इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था फारसी भाषा में, तब अबुल फजल ने इसका नाम क्या रखा था? अनवरे सहेली। समझ में आया? मूल रूप से पंचतंत्र संस्कृत भाषा में थी, जिसके राइटर थे विष्णु शर्मा जी। समझ में आ गया सबको? द नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, अदालत की भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। आपको साथ में ये भी बताना है कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो आपको और भी अच्छे क्वेश्चन जो है लाकर दूंगा। बाकी देखते हैं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। मुगलों की जो अदालती भाषा है वो फारसी है। आपने सुना होगा मुगल काल में एक बहुत फेमस एक चीज है। चलिए, देखिए टेस्ट लेता हूं, टॉपिक वाइज नहीं होता है, उसमें एमसीक्यूज होते हैं एंशिएंट के या मिडिवल के या मॉडर्न के। 12 बजे। मनीषा थोड़ा धैर्य रखो, बालिका आपको बता दिया जाएगा। चलिए बनाता हूं मैं, और आपको 1-2 दिसंबर या हो सकता है 5 दिसंबर से आपको मिल जाएगा। तो आप 1 दिसंबर को पूछ लेना एक बार, नहीं तो 5 दिसंबर तक आपको कंफर्म मिल जाएगा। तो मुगलों की अदालती भाषा फारसी थी। ठीक है, ये जो भाषा है फारसी, आपको पता है कब तक रहती है? 1835 तक। क्यों रहती है 1835 तक? क्योंकि 1835 में ये जो बैटिंग भाई साहब थे ना, विलियम बैटिंग, नाम सुना है आपने? लॉर्ड विलियम बैटिंग। इन्होंने क्या किया था, हमारी जो भाषा है उसको बदल दिया था। और अब इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम प्लस अदालतों की भाषा बना दी थी। यहां से जो है अदालतों में अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया था, अंग्रेजी शिक्षा में भी अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया था। तभी तो देखिए, सुनिएगा एक और बात, एक और बात। मुगल काल में, मुगल काल से लेके 1835 तक सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे फारसी भाषा के। यानी अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, यानी इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कौन सी भाषा आनी चाहिए? फारसी। फारसी बहुत बड़ी भाषा होती थी, विद्वानों की भाषा होती थी। लेकिन जब जब इस विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बना दिया और अदालतों की भाषा कर दी, तब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में अब फारसी की जरूरत नहीं होती थी। किसकी जरूरत होती? अंग्रेजी। तभी तो एक कहावत जन्म लेती है कि पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो करमन के खेल। मतलब फारसी पढ़ी विद्वान बने, लेकिन अब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और सड़कों पे तेल लेके बेच रहे हैं। तेल ले लो तेल। मतलब पढ़े फारसी बेचें तेल, पढ़ी फारसी, इतनी विद्वानों की भाषा, इतने इंटेलिजेंट, पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो करमन के खेल। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहावत का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, पढ़ें फारसी जी, ये देखो करमन के खेल। ठीक है। अब कुलदीप, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। उनकी सॉरी, आपका गलत है। उनकी भाषा भी फारसी थी। फारसी जो है, देखिए सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए। क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। जैसे मान के चलिए, कुलदीप मुरैना के हो, मुरैना की जो भाषा है वो वहां की मदर लैंग्वेज में, काय कितने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नाने, सुना होगा आप, ऐसी बोलते हैं ना मुरैना में। या हम ग्वालियर की भाषा की बात, ये वो हमारी मदर लैंग्वेज है, समझ रहे ना? मोयना पतो, ये एक तरीके से हमारी एक मातृभाषा है कि भाई हम बोलते रहते हैं, जो हमारी जो। अब जी, तो जो मुगल थे बेसिकली वो तुर्क थे। कौन थे? वो तुर्क थे। तो उनकी जो मदर लैंग्वेज थी, जो उनकी आम बोलचाल की भाषा थी, वो तुर्की थी। लेकिन मान के चलिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आपको मुझे आंसर लिखकर भेजना है, तो क्या मैं ये लिखकर भेजूं, काय कितने जा रहे हो तुम, काय कितने जा रहे हो तुम, ये लिखूंगा या ये लिखूंगा, क्यों आप कहाँ जा रहे हो? समझ रहे हो ना? तो फारसी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी तुर्कों, उनकी दिल्ली सल्तनत में भी और मुगलों के यहाँ भी।
देखो भैया, हमारे थे तो बुंदेली बोलत हैं, है ना, और बुंदेली अलग है। कौन कौन बुंदेलखंडी है इसमें? हमारे थे भी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सतना के हो? एक कहावत है, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का रसिक प्रिया की रचना की? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। केशव, मतीराम, रसखान और सेनापति। तो आपको बताना है कि ये किसकी पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है केशव दास। केशव दास किसके दरबार में रहते थे? ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार में रहते थे। ठीक है, उनके कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि। जी, और केशव दास को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। कहते हैं कि इनके नौकर चाकर भी जो है संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे। इन्होंने अपने काव्य में बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया है, इतने ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया है कि इनके काव्य को समझना कठिन है। इसीलिए इनको कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत, मतलब इनके काव्य में प्रेत है। बहुत सारी बातें इनके बारे में, लेकिन हम और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए यहीं छोड़ते हैं, वरना इनकी किताबें भी बहुत सारी हैं और इनके किस्से भी हैं। आपने सुना होगा एक इंद्रजीत के दरबार की एक नृत्यांगना थी जिस पर ये भाई साहब अपना दिल दे बैठे थे, मोहित हो गए थे। हालांकि वो इंद्रजीत की प्रेमिका थी, राय प्रवीण। जी क्यारा, यू मे गो। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको ये बाबुल मक्का, अच्छा ठीक है, बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था, आपको ये बताना है। चलिए, योर राइट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए। कोई बात नहीं, नहीं पता तो सब थोड़े पता होगा। देखिए, आप सबको पता है कि अगर आप मक्का जाना चाहते हैं भारत से, कहाँ जाना चाहते हैं? मक्का। तो जब आप मक्का जाना चाहते हैं भारत से, तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा, क्योंकि मक्का भारत से पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। तो जब पश्चिम में पड़ेगा तो पश्चिम में गुजरात जाएंगे, और गुजरात में बंदरगाह दिया है, जबकि आप जानते हैं कि सूरत एक बंदरगाह नहीं है। कालीकट, कालीवट था ये, कालीकट जैसा, लेकिन ये कालीकट तो आपको पता है कि केरल में है। भरूच जो है, भरूच जिसे भड़ौच कहते हैं या भरूच कहते हैं, वो गुजरात में है और इसे मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, वैसे गुजरात में एक पाटन शहर है, वहां से भी उधर उस साइड से ही जाते हैं पूरा, पाटन भरूच से। इस प्रश्न का आंसर, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? यानी प्रश्न ये है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने और गुरु रामदास ने। चलिए बताइए। इसका आंसर क्या है? गुरु रामदास, पता है ना आपको। इसीलिए अमृतसर का दूसरा नाम है रामदास नगर। सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा
अमृतसर की स्थापना की गई थी, इसीलिए अमृतसर को कहते हैं रामदास नगर। ये सिखों के चौथे गुरु थे, फोर्थ गुरु। और इस रामदास नगर में एक और प्रश्न आएगा आपसे कि गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया था, बताइए। ये बनवाया था सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव। किसने बनवाया था? अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु थे और इनके बेटे थे चौथे गुरु के। चलिए, एक और प्रश्न पूछने का मेरा मन कर रहा है, अगर आप लोग इजाजत दो तो पूछ लूं। प्रश्न ये है कि इस गोल्डन टेम्पल की जो नींव है, गोल्डन टेम्पल की नींव गुरु अर्जुन देव ने एक मुसलमान से रखवाई थी। उस मुसलमान का नाम बताना है। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। सबको पता है, मियां मीर। कौन थे? मियां मीर, लाहौर के थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, बताइए। गुरु अर्जुन देव। और इसीलिए अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर द्वारा अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। क्यों करवा दी गई थी? क्योंकि ये जहांगीर का बेटा था, जहांगीर का बड़ा बेटा था, जिसने विद्रोह कर दिया था खुसरो। और इसकी मदद करने के कारण जहांगीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जो है गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने घोषणा की थी कि जो उसके विद्रोही पुत्र की मदद करेगा वो उनका दुश्मन होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1665 ईस्वी में शिवाजी के को दबाने के लिए भेजा था? योर टाइम स्टार्ट नाउ। इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां और सैयद खां। तो आपको बताना है अब। चलिए, हाँ, ये ईयर गलत है, सही कह रहे हो, ये गलत लिख दिया है। 1659 का घटना है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो अफजल खां है। क्या है? अफजल खां। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। अफजल खां के बारे में तो सबने सुना है ना। अफजल खान जो शिवाजी को मारने के लिए गया था, शिवाजी ने जो है इसको उसी के षड्यंत्र में फंसाकर अपने वगनक वगनक जो है नाखूनों में पहनने वाला हथियार था, उससे अफजल खां की आंतें फाड़ दी थी और इस प्रकार जो है अफजल खां की हत्या कर दी थी। इस घटना पर सर जगन्नाथ सरकार ने कहा था, हीरे ने हीरे को काट दिया। किसने कहा था? जेएन सरकार ने कहा था इस घटना पर, जब शिवाजी द्वारा अफजल खां को मारा गया, कि हीरे ने हीरे को काट दिया। अगला क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। आज हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के कल करेंगे, इसके आगे के, या कल हो सकता है कुछ और टॉपिक हो तो हम कल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय होने वाला है। देखिए, डिस्कशन करता हूं इसलिए हम कम क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चन सीधे करवा दिया करूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा तो 40 क्वेश्चन करवा दूंगा। आगरा में एक भवन था जिसका नाम था जयपुर भवन। क्या कहते थे इसको? जयपुर भवन। तो शिवाजी जो है आगरा के जयपुर भवन में कैद थे।
1666 में शिवाजी को कैद कर लिया था बाय औरंगजेब। जैसे अभी आपको समझाया, जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे ही करूं डेली, या थोड़ा जल्दी पूछ लिया करूं? मतलब एक्सप्लेनेशन कम दूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। उसमें क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कम होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोला सर 20 ही क्वेश्चन करवा पाए, हमारा 45 मिनट चले गए, बट 20 क्वेश्चन अच्छे से बताता हूं। चलिए, द नेक्स्ट, नो दिक्कत, ओके। शिवाजी की राजधानी कहां थी, ये बताइए। सिंध, दुर्ग, पूना, कोल्हापुर या रायगढ़? साथ में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। गलत। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी के द्वारा रायगढ़ को अपनी राजधानी 1656 से ही बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 1674 में शिवाजी ने अपना धूमधाम से बड़े तौर पर राज्याभिषेक करवाया था। तो अगर ये पूछा जाए कब बनाया गया था, तो 1656 राइट है, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, कोई परेशानी तो नहीं? जी, 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, उसकी स्थापना कर, वहीं से वो शासन करते थे, रायगढ़ से। चलिए, अगला प्रश्न ये है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी विभाग को संभालता था, विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वो इनमें से क्या कहलाता था? योर टाइम स्टार्ट नाउ। शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वो क्या कहलाता था? कि राइट आंसर है सुमंत। सुमंत मतलब विदेश मंत्री। किसी दिन शिवाजी समझाऊंगा, अष्टप्रधान को समझाऊंगा, आज समय नहीं बचा है। पानीपत का तीसरा युद्ध, आखिरी क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो लड़ा गया था, आपको बताना है किस किस के बीच लड़ा गया था। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। साथ में आप डेट भी बता सकते हैं कब लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए, इस समय मराठा पेशवा कौन था? मराठा पेशवा कौन था इस समय? मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, और बालाजी बाजीराव ने अपने बेटे विश्वास राव और अपने भाई सदाशिव राव को जो है सेनापति बनाकर भेजा था। ठीक है, तो आज बस 20 क्वेश्चन है, बाकी के कल कर लेंगे, आज के लिए बस इतना काफी है। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, प्लीज इसको कन्वे कर दीजिएगा सब तक, कि अगर कोई भी नया बच्चा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेगा तो उसको ये रेफरल कोड जब तक वो यूज नहीं करेगा, जब तक वो ये रेफरल कोड यूज नहीं करेगा, ना तो वो फ्री क्लास देख पाएगा, ना तो वो लाइव क्लास देख पाएगा। न्यू स्टूडेंट के लिए है। तो जब भी न्यू लर्नर आता है, प्लीज आप लोगों के फ्रेंड्स अगर ये लेते हैं तो उनको, ये न्यू लर्नर को ये जो है ये कोड बताइए, इसमें वो फ्री क्लासेस देख सकते हैं, कोई भी फ्री क्लास वो देख सकते हैं इस रेफरल कोड को डालने के बाद। सभी लोग अपने मिलने वालों को ये रेफरल कोड शेयर कीजिएगा, कि क्योंकि
कोई भी अब अनअकैडमी डाउनलोड करेगा तो आप बिना इस रेफरल कोड के आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, हरी10 कितने लोग इसको शेयर करेंगे आप में से, या अपने फ्रेंड्स को जो है, जो नए हैं ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप बताइएगा उनको। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलते हैं कल और शाम को 7 बजे। सर अब कल होगी जी, कल इसके आगे का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन कल करवाऊंगा और शाम को 7 बजे प्लस पर क्लास है। थैंक यू।